ये जो फ्रिज है, फ्रिज जो है इन्वर्टर मॉडल है, इसको हमने नॉन इन्वर्टर करना है। और इसको नॉन इन्वर्टर क्यों करना है वो आप पहले समझ लें, क्योंकि इसमें जो है इसका जो फ्रीज़र था, इससे पहले ये आप देखने पहले फ्रीज़र है इस टाइप का। इसमें क्या है, चाकू लग गया था, इससे पहले क्या है थर्मास्टेट ख़राब हुआ था, तब ये दिक्कत आई थी। तो फ्रीज़र में जब चाकू लगा, ओवर आइस जमी, उसके बाद क्या है इसके कंडेंसर में जो है बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो गया। और उसके बाद जो है इसका आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर जो है इसका शॉर्ट हो गया, कंप्रेसर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब इसकी जो बैंडिंग हमने चेक करी थी तो वो अलार्म से जब मीटर लिया, मीटर को क्वांटिटी ये सेट करा, उसके बाद जो है इसका कंप्रेसर शॉर्ट बता रहा है। और उसके बाद जो पीसीबी है, पीसीबी में बार बार यही दिक्कत आ रही है कि रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे जहाँ पे ये फ्रिज है तो वहाँ पे क्या है वोल्टेज की बहुत ज़्यादा अप डाउन है, वोल्टेज ज़्यादा दिक्कत देते हैं। प्लस एक दिक्कत और है, यहाँ पे बार बार चूहे भी वायर काट देते हैं, इस वजह से भी यहाँ पे जो है फ्रिज की पीसीबी बार बार दिक्कत देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे हैं, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही है और वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको जो फ्रिज है ये इसको हमने नॉन इन्वर्टर बना देना है। मतलब नॉर्मल एक फ्रिज जो हमारा कंप्रेसर होता है, ये आप देख रहे हैं 42 नंबर का कंप्रेसर है। इसमें मैं A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा आपको कैसे यूज़ करना है। प्लस इसमें फ्रीज़र है, फ्रीज़र भी हमें न्यू चेंज कर देना। आप देख रहे हैं फ्रीज़र वहाँ रखा है। प्लस हम जो हीटिंग कंडेंसर है वो भी लेके आए हैं, वो रखा है। और इसमें जो है पाइप भी अलग से कनेक्ट करेंगे, पाइप और केबल ट्यूब जो है 031 केबल ट्यूब यूज़ है। ये पहले हम देख लें कि यहाँ पे जो केबली का साइज है 0.031, ये केबली ट्यूब यूज़ करना है। 8 से 10 फीट आपको लेना है, इसका ध्यान रखना है। और कंप्रेसर का जो नंबर है वो आप देख लें MA42LSJG। और इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो R134A है। LG का कंप्रेसर है, 42 नंबर कंप्रेसर है। इसमें जो 8 लाइन का कंडेंसर हमें यूज़ करना है, 8 लाइन का जो लेंथ होती है उसकी कंडेंसर की। और इसमें जो फ्रीजर हमने सेम लिया है, जो इसके मतलब इसमें फ्रीजर था ऑलरेडी, हमने वही सेम मिल गया है। बाकी इसका जो दिक्कत आई थी वो सिला यहाँ से आई थी। इसका जो थर्मास्टेट है, पहले थर्मास्टेट ख़राब हुआ था, ओवर आइस जमी थी, फ्रीजर में होल हो गया था। उसके बाद जो है ये कंटिन्यू चला था भी फ्रिज 3-4 दिन। और उसके बाद जो है इसका कंडेंसर बहुत ज़्यादा ऑयल फेंकने लगा। और इसके फ्रीज़र में जब पानी बन गया था, आइस जो थी पानी बन गया था, वो पानी जो है कंप्रेसर में इसमें आ गया था। फिर उसके बाद जो है इसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलने के बावजूद यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट हो गया ये कंप्रेसर। अब मैं आगे आपको डिटेल दिखाता हूँ कि उसको कैसे और प्लस उसकी वायरिंग कैसे फाइंड आउट करनी है। उससे पहले क्या है मैं आगे आपको दिखा दूँ इसके फ्रीज़र में स्टिकर। तो यहाँ पे जो फ्रिज है वो सैमसंग का है और इसमें जो है इसका 4 स्टार है, आप देख लें 4 स्टार पावर सेविंग है। प्लस इसमें जो है ये कितने लीटर है, 215 लीटर, ठीक है। और स्टोरेज वॉल्यूम जो है इसके अंदर का जो है वो आपका है 205 लीटर। तो इसमें 205 लीटर में आप जो है 42 नंबर कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये इन्वर्टर मॉडल है, इसको हमें नॉन इन्वर्टर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे जो वायरिंग है, वायरिंग को हमें पहले फाइंड आउट करना है। उससे क्या है, यहाँ पे एक बल्ब है, तो बल्ब जो होगा ये लाइन न्यूट्रल पे, मतलब बल्ब जो है लाइन न्यूट्रल पे चलता है 220 AC वोल्ट पे ये बल्ब यहाँ पे काम करता है। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे 2 वायर हैं, आप देख रहे हैं ये थर्मास्टेट के 2 वायर हैं। तो यहाँ पे क्या एक वायर जो है हमारा फेस का नीचे से आता है, फिर रिटर्न में जो हमारे उस पर यहाँ से रिले पे जाएगा ये वायर दूसरा। जैसे कि हमने दूसरा वायर जो है हमें जो थर्मास्टेट की रिटर्न होगी वो दूसरा वायर यहाँ से उधर पे जाएगा। तो मैं सारे कनेक्शन भी आपको करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले जो डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी। यहाँ पे जो बल्ब है 220 वोल्ट पे चलेगा। उससे पहले क्या यहाँ पे डोर स्विच होता है, आपको मैं दिखा दूँ, ये डोर स्विच है। यहाँ पे क्या है, ये डोर स्विच जो होता है वो सीरीज पे वर्क करता है, बाकी बल्ब जो है 220 वोल्ट पे वर्क करता है। थर्मास्टेट भी आपका सीरीज पे ही वर्क करता है, मतलब एक ही फेस पे ही ये चलता है। और डोर भी फेस पे, मतलब फेस पे चलता है। और बाकी हमारा जो ये बल्ब है 220 वोल्ट पे चलता है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग ट्रेस करके हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो है वायरिंग को समझना है। ये वायरिंग जो है ग्रे कलर है, पिंक कलर है, ऑरेंज कलर है, प्लस ब्लैक कलर है। तो ये 4 वायर है, चारों वायर आप क्लियर कर लें कि यहाँ से जो हमारा जो कनेक्टर लगता है पीसीबी में से पहले, तो हमें क्या है इसी में से वायरिंग लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखें ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, ऑरेंज कलर है, प्लस पिंक कलर है। यही डोर स्विच में सेम आए वायर। पहले से ही मैंने डोर स्विच जो है ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख लें डोर स्विच जो होता है वो सीरीज पे वर्क करता है। प्लस ये जो है एक इसमें ऑरेंज कलर है, एक ब्लैक कलर है। तो ब्लैक जो है वो सारा मतलब एक कॉमन है हमारा, ब्लैक थर्मास्टेट में गया है, प्लस हमारा ब्लैक जो है बल्ब में गया है। वो मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थर्मास्टेट से जो है हमारा एक वायर आया है, ये आप देख रहे हैं ब्लैक वाला वायर जो है हमारा
फेस वाला जो वर्क करता है। तो यहाँ से जो हमारा थर्मास्टेट से एक वायर मतलब थर्मास्टेट में जो एक वायर जाएगा, थर्मास्टेट में 2 वायर लगते हैं। थर्मास्टेट जो होता है वो हमारा फेस पे वर्क करता है, मतलब स्विच पे वर्क करता है। तो थर्मास्टेट स्विच पे वर्क करता है। तो यहाँ से एक वायर जो है हमने यहाँ पे सप्लाई देनी है। उसके बाद जो आउटपुट निकलेगी वो हमारी पिंक कलर में जाएगी, जो बैक साइड मैंने आपको दिखाई। अब यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे क्या है 2 वायर है। एक हमारा फेस यहाँ से मिल गया ये जो थर्मास्टेट है और डोर स्विच में, प्लस हमारा जो है मेन से आया है ब्लैक, और यहाँ से जो है ये न्यूट्रल है हमारा। ये जो वल्फ वाला वायर है जो है यहाँ पे लाइन न्यूट्रल पे, ये 220 वोल्ट पे AC वोल्ट पे वर्क करता है। यहाँ पे 2 वायर आएंगे। ये जो है ग्रे वाला जो वायर है वो हमारा पीछे भी बैक साइड, तो इसमें एक सप्लाई देना है हमें और एक ब्लैक वाले वायर में देना है। ब्लैक वाला जो वायर है हमारा थर्मास्टेट पे भी है, प्लस हमारा डोर स्विच पे भी और बैक साइड भी है। वो फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख लें ब्लैक वाला जो वायर है, यहाँ पे इस तरीके से ये ब्लैक वाला वायर है। ये हमारा मतलब एक कॉमन वायर है जो हर एक पे गया है, मतलब फेस वाला वायर है ये वाला ब्लैक। तो ये हर एक वायर पे गया है, डोर स्विच पे प्लस हमारा वल्फ में, थर्मास्टेट में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद जो हमारा ये वाला जो वायर है, सुरमई वाला वायर है, इस पर हमें न्यूट्रल देना है। इस वाले वायर पे जो वल्फ है 220 वोल्ट पे रन करेगा। यहाँ से क्या है जो हमारा थर्मास्टेट है, इस पे से जो वायर गुजर के आई है ये जो है हमारा कंप्रेसर में लगेगा, रिले पे लगा सकते हैं आप। और उसके बाद ये वाला वायर है ये हमारा ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब ये और ये वाला वायर, और मेन हमारा एक फेस, इन तीनों को मिल जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो वायर है थर्मास्टेट से जो वायर गुजर के आई वो हमारी सीधी इधर कंप्रेसर पे चली जाएगी। तो मैं इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ आपको। क्या हमें थर्मास्टेट के जो वायर है उनको ट्रेस करना है। उसके लिए क्या है, मीटर लेना है। मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है। उसके बाद जो है हमारा एक पिंक कलर है और एक ब्लैक कलर जो ऊपर से आया है, इन दोनों को हमें अटैच करना है, नोब से लगा देना। और आगे से जो है हमने उसको टच कर दिया है, तो आप टच कर दें और उसके बाद यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं स्टेंस हो रही है और यहाँ पे अलार्म का साउंड आ जाएगा। जब अलार्म का साउंड बोलेगा तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपकी जो वायरिंग है वो ठीक है। मतलब ये जो है एक हमारी ये जो इनपुट गई है थर्मास्टेट में, ये ब्लैक वाली गई है। आउटपुट जो है ये जो हमें कंप्रेसर को देना है वो हमारी पिंक कलर की है, तो इससे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने वायर हटा दिया तो जो अलार्म का साउंड है वो चला गया। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो ये वाला जो वायर है आपका, तो इस पर न्यूट्रल देना है। और ये जो है फेस वायर है, मतलब जो थर्मास्टेट के पास के हैं फेस वायर है। और रह गया ये वाला वायर जो डोर स्विच है, तो डोर स्विच का जो वायर है हमें फेस वाले वायर में देना है, क्योंकि डोर स्विच जो होता है फेस पे वर्क करता है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। ये दोनों वायर जो होंगे इस तरीके से मिल जाएंगे और इसमें क्या है हमारा इसमें फेस वाला वायर चला जाएगा। ठीक है, और ये थर्मास्टेट से जो गुजर के आया है ये हमारा चला जाएगा कंप्रेसर में, और ये वाला जो है इसमें से एक मिलके कंप्रेसर में। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इसका ओवरलोड इस तरीके से आपको इसको फिट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी रिले है, रिले भी यहाँ पे इस तरीके से आपको अटैच करनी है। हमेशा ध्यान रखना है आपका जो मतलब रनिंग वाला जो पॉइंट रहता है वहीं पे इसका वायर आएगा, अंदर नहीं लगाना है आपको। अंदर हमेशा स्टार्टिंग होता है, चाहे आपका कॉमन नीचे हो या फिर ऊपर हो। बट जो बाहर की साइड होता है जहाँ पे कंप्रेसर का स्टेक होता है, इस तरीके सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो भी होते हैं, तो बाहर की साइड जो होता है हमारा यहाँ पे एक सप्लाई का वायर दिया जाता है जो हमने दिया है। इसमें जो थर्मास्टेट से गुजर के वायर आई वो ये वाली है, अंदर नहीं देना है, अंदर स्टार्टिंग होता है, बाहर ही देना है। आगे जो है मैंने थर्मास्टेट इसका लगा दिया। अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो है इसकी सप्लाई मतलब आ रही है नीचे तक या नहीं, तो मैं वोल्टेज भी चेक करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इसका ब्लैक वाला वायर है जो मैंने आपको बताया, ब्लैक जो वायर है वो फेस वायर है, वो हर जगह मतलब वायर गया है, डोर स्विच में गया है, आपके वल्फ में गया है, थर्मास्टेट में गया है। उसका जो थर्मास्टेट की रिटर्न है वो हमारा पिंक वाला जो थर्मास्टेट से वायर आया है वो ये वाला वायर है। ठीक है, और ये जो हमारा ग्रे कलर का वायर है ये हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल जो है हम इसको मतलब इस पे दे देंगे ओवरलोड पे, और ये जो फेस वाला वायर है वो हम रिले पे दे देंगे। ठीक है, न्यूट्रल वाला वायर जो हमारा है वो हमारा कहाँ आएगा, ओवरलोड पे। तो अभी क्या है मैं यहाँ पे सप्लाई इसकी चेक करके फिर आपको दिखाता हूँ। आपको मीटर लेना है, मीटर जो है AC वोल्ट पे सेलेक्ट कर देना है, मतलब 450 AC वोल्ट पे हमने सेलेक्ट कर दिया इसको। और इसकी जो है सप्लाई मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ऑन कर दिया है, बाकी सप्लाई हमने ऑन कर दिया। अभी हम सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सप्लाई 240 इस तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। ध्यान रखें हमने एक पिंक पे करा है और एक जो वायर है हमारा कहाँ है, ऊपर नीचे की साइड, मतलब गिरे पे जो हमने यहाँ से दिया है। तो इसकी लाइन न्यूट्रल एकदम प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थर्मास्टेट इसका बंद करके फिर आपको दिखाते हैं वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो आपके हाफ वोल्टेज आएंगे, मतलब 220 नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या थर्मास्टेट हमें सप्लाई ऑट
नहीं कर रहा है, बंद कर दिया हमने, 0 कर दिया तो 95 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप वायरिंग जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा हमें लाइन और कौन सा न्यूट्रल बनाना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारे जो वायर है एक थर्मास्टेट से आया, वो पिंक वाला वायर है, हमने यहाँ से न्यूट्रल दिया। जो बल्ब में गया है ये वाला डायरेक्ट हमने यहीं से न्यूट्रल दे दिया। बाकी डोर स्विच का और जो इसका फेस वायर है थर्मास्टेट का, ठीक है, तो हमने जो वायर है जो हमारी इनपुट यहाँ से थर्मास्टेट को गई, तो हमारा वो ब्लैक वाला वायर है हमने यहाँ पे दे दिया, और ये वाली जो वायर है डोर स्विच की हमने वो यहाँ पे कर दी। अब हम डोर स्विच का आपको वर्क दिखा देंगे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोर स्विच हमारा डायरेक्ट हो गया। अभी क्या हमने सब ओपन कर रखा है, आप देख रहे हैं बल्ब जल रहा है। अब मैं डोर स्विच जो है इसका यहाँ से बंद करता हूँ। आप देखें यहाँ से मैं बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो गया, अब ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया, ये ऑन हो गया। जब दरवाज़ा हमारा डोर लॉक होगा तो ये बल्ब जो है बंद हो जाएगा। जब हम ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा काम करता है। हमने ऑफ पे रखा था तो वहाँ पे वोल्टेज हाफ आ रहे थे, तो इसको जब ऑन करेंगे आप 5-6 पे लेके आएंगे तो उसके बाद वोल्टेज पूरे आ जाएंगे। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे इस पर 4 पे कर दिया। मैं एक बार आपको वोल्टेज और चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं वोल्टेज एक बार और दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पे गया है, हमने फिर से जो है एसी बोर्ड चेक करना है और ये देखना है कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं यहाँ तक नहीं आ रहे हैं। तो हमने फिर से पिंक वाले वायर पे और इस पर हमें लगाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक एसी वोल्ट आ रहे हैं। तो एसी वोल्ट इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक एक वायर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करते हैं थर्मास्टेट की। थर्मास्टेट जो है हमें इससे निकाल देना है। यहाँ से हमने सारे जो नट है इसके ओपन कर रखे हैं ऑलरेडी, जिससे कि ज़्यादा आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। तो उसके बाद ये वाला जो थर्मास्टेट है हम देख रहे हैं वो इसका कंप्रेसर निकाल दिया हमने। कंप्रेसर को सारे नट निकाल दिए। तो यहाँ पे जो है हमें साफ़ कर देना है पहले। उसके बाद जो है न्यू कंप्रेसर इंस्टॉल करना है इसमें। उससे पहले क्या है, हमने इसका जो फ्रीजर है फ्रीजर भी इंस्टॉल कर दिया। आप देख लें, मैंने बताया था कि फ्रीजर जो है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे उससे पहले आपको होल कर लेना है, जैसे कि इस तरीके से होल करना है। और यहाँ पे जो फ्रीजर है एक न्यू फ्रीजर हमने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे। बाकी इसका जो सेंसर है थर्मास्टेट का इस तरीके से हमने बॉडी में अटैच कर दिया। अगर ये सेंसर ठीक से नहीं लगा हो तो आपका जो कूलिंग है सेंस नहीं कर पाएगा। और इस सेंसर को बहुत ज़्यादा लाजमी आप ध्यान से लगा दें, बॉडी से टच होना चाहिए, जिससे कि कूलिंग ये जब टेम्परेचर आ जाए इस कंप्रेसर को कट कर दें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आप इस तरीके से सारा काम कर सकते हैं। बाकी इसका जो फ्रेम है फ्रेम भी हमने चेंज कर दिया, थर्मास्टेट भी चेंज कर दिया, फ्रीजर वगैरह लगा दिया। अब बात करते हैं जो काम रहेगा आगे का, जैसे कि थर्मास्टेट हमारा थर्मास्टेट कंप्लीट होगा, कंप्रेसर लगाना, उसके बाद हमें सोल्डिंग वगैरह करके उसके बाद गैस चार्जिंग करके हम दिखाते हैं। बट उससे पहले क्या है कि सारा काम इस तरीके से करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। जो बैक साइड की सक्शन लाइन है कैपेसिटिव हमने दोनों इस साइड से ले ली। बाकी इसका जो कंप्रेसर है इस तरीके से रख देना। अब इसके जो वो से वो ध्यान रखें आप लगा दें, इससे कि वाइब्रेशन नहीं हो। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। और इसकी जो रबड़ है चारों हमने इस साइड लगा दी, मतलब कंप्रेसर की साइड। बाकी इसके नट होंगे तो नट आप ध्यान से इस तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद इसको टाइट कर दें। चारों नट आपको ले लेना है, जिससे कि बाद में कंप्रेसर जो है आपका जब चले उस समय वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल ये नट लगा दिए और बाकी 2 नट और हैं वो भी हम अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब कंडेंसर आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, पहले एक बंदा पकड़ ले, उसके बाद जो है आप हल्का सा होल करेंगे और उसके बाद जो है स्क्रू इस तरीके से आप टाइट कर देंगे। चारों पत्तियाँ आपको इसी तरीके से लगाना है, क्योंकि अगर हम बॉडी से टच कर देंगे तो वो जो कूलिंग में जो है इफेक्ट रहता है। थोड़ा कंडेंसर जब ओपन होता है तो अच्छा रहता है, उससे नमी मिलती रहती है। बाहर की एयर से क्या होता है, ये अच्छा खासा मतलब कूलिंग कर देता है। वैसे क्या होता है, डीप फ्रिज में होता है, कंडेंसर में जो बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसमें फ़ैन मोटर लगाना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन मोटर जब होता है तो उसकी हीटिंग और रहती है तभी वो कूलिंग करता है। बट ये क्या है, बाहर की नमी जो होती है उसी से ही काम कर देता है। तो इस तरीके से आपको इसको इंस्टॉल करना है। बाकी जो है चारों क्लिप इसी तरीके से आपको लगा देना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एकदम रुक गया है इसका कंडेंसर। बाकी हमें क्या है, यहाँ पर जो है इसकी जो लाइन है ये वाली, यहाँ पे हम ड्रायर अटैच करते हैं। उसके बाद जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है ये वाली जो लाइन आई है ऊपर से, इसको भी हम फिट करके आपको दिखाते हैं। वो सब कुछ प्रैक्टिकली होगा, ऐसा नहीं कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ, सब प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 वायर है जो हमारा थर्मास्टेट से गुजर के आया है। ये वाला जो वायर है हमने वायर इसमें ऐड कर दिए, तो ये हमें रिले पे देना है। और बाकी जो हमारा न्यूट्रल रहेगा वो हमारा ओवरलोड पर जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसकी जो कनेक्शन है कर देना है। तो ये जो है थिम्बल इस तरीके से इन दोनों पे आपको लगा देना है। तो हमारा जो लोड गया है मतलब इससे थर्मास्टेट से गुजर गया है वो हमारा रिल पे आएगा, और जो हमारा न्यूट्रल रहेगा वो हमारा ओवरलोड पे रहेगा। तो उसके बाद जो है अब हमें सोल्डिंग करना है, और सोल्डिंग करके फिर मैं आपको कंप्लीट जो है सोल्डिंग करते समय और प्लस आपको गैस चार्जिंग कैसे करना है वो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। तो हमने जो है इसको भी थोड़ा सा हमें जो इसका थिम्बल है हल्का सा इसको फैला देना है, और उसके ऊपर आप अच्छी टेपिंग कर दें, जिससे कि वहाँ पे बाद में स्पार्किंग वगैरह नहीं हो, पानी आ जाए तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे
कनेक्शन है वो एकदम प्रॉपर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है हमारा अर्थिंग रह गया। अर्थिंग जो है हमारा बॉडी से अटैच हो जाना चाहिए, मतलब इस बॉडी से हमें लगा देना है। उससे पहले क्या हम इस तरीके से हम ओवरलोड लगाएंगे इसमें। मैं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है इसका ओवरलोड इस तरीके से आपको इसको फिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी रिले है, रिले भी यहाँ पे इस तरीके से आपको अटैच करनी है। हमेशा ध्यान रखना है आपका जो मतलब रनिंग वाला जो पॉइंट रहता है वहीं पे इसका वायर आएगा, अंदर नहीं लगाना है आपको। अंदर हमेशा स्टार्टिंग होता है, चाहे आपका कॉमन नीचे हो या फिर ऊपर हो, बट जो बाहर की साइड होता है जहाँ पे कंप्रेसर का स्टीयर होता है, इस तरीके सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर जो भी होते हैं, तो बाहर की साइड जो होता है हमारा यहाँ पे एक सप्लाई का वायर दिया जाता है। जो हमने दिया है इसमें जो थर्मास्टेट से गुजर के वायर आई वो ये वाली है। अंदर नहीं देना है, अंदर स्टार्टिंग होता है, बाहर ही देना है। यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले इसका जो है पिन वाल इसको सोल्ड करना है। तो पिन वाल जो है आप इस तरीके से सोल्ड कर दें। जब आप सोल्ड करेंगे तो उस समय क्या होगा, जो पाइप होगा उसको अच्छे से रेगमाल से साफ़ कर लें या फिर रेती वगैरह से साफ़ कर लें। और वायरिंग को आपको इस तरीके से हटा देना है, वायरिंग जल नहीं जाए, वरना बाद में दिक्कत आती है। तो सारी सोल्डिंग अच्छे से करना है। उसके बाद सोल्डिंग करके आपको लीकेज को चेक करना है ज़रूर, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो फिर दिक्कत आएगी। जब आपका बहुत ज़्यादा पाइप हीट हो जाए तो आपको टॉर्च को थोड़ा कम कर देना है, जिससे कि आपका टाका अच्छा आएगा और उससे क्या होगा, एकदम फिनिशिंग में आएगा। अब बात करते हैं इनके। यहाँ पे क्या होता है, इसका एक डिस्चार्ज होता है, एक सेक्शन, ये 3 लाइनें होती हैं। एक चार्जिंग लाइन होती है, एक हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है, एक सेक्शन लाइन होती है। तो सबसे पहले हम अब डिस्चार्ज लाइन का लगाएंगे और उसके बाद जो है कंप्रेसर ऑन करेंगे। कंप्रेसर ऑन करके फिर जो है सेक्शन वाला जो पाइप है वहाँ से देखेंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे, जब हम डिस्चार्ज वाला ये सोल्ड कर देंगे, यहाँ से हम प्रेशर देखेंगे इसका। और इसकी कैप आपको ध्यान रखना है, ये कैप हटा देना है। कैप हटा के उसके बाद इसका डिस्चार्ज प्रेशर देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम ड्रेल लगा के कैपलेट टिप लगा के फिर उसके बाद सेक्शन से हम फ्लैश करेंगे। उससे पहले हमें जो डिस्चार्ज वाला पाइप है वहाँ से इसको सोल्ड करके इसके बाद यहाँ से फ्लैश करना है कंप्रेसर ऑन करके। और जो है हम कॉपर में और जो आयरन वाला टाँका होता है, मतलब लोहे वाला जो टाँका होता है, उसमें हम क्या है फ्लक्स का यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, और स्वागा भी बोलते हैं इसको। तो ये जो होता है ये मदद करता है टाँका अच्छा आने में, टाँका इससे आ जाता है। अगर हम वैसे मतलब इसमें सोल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे टाँका अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि टाँका कितना भी आप मेहनत कर लें फिर भी टाँका नहीं आएगा इसके बगैर। ये केमिकल आपको बहुत ज़रूरी है, इसे हम फ्लक्स बोलते हैं, स्वागा भी बोलते हैं, ठीक है। और सेफ्टी के लिए आपको इस तरीके की पत्ती पीछे लगा लें, इससे कि ये सेफ्टी होता है। उससे क्या होता है, बॉडी आपकी मतलब जलने वहाँ पे नहीं जलेगी, मतलब जो फ्रिज के बैक साइड प्लास्टिक है वो सेफ रहती है। और इससे जो होता है हीट भी अच्छे से हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सोल्डिंग कर देना है। बाकी जब हीट बहुत ज़्यादा पाइप हो जाए उसको थोड़ा सा मतलब टॉर्च जो है कम कर देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका एकदम प्रॉपर टाँका आ चुका है। बाकी मैं इसको ऑफ करके आप देख रहे हैं यहाँ पे टाँका एकदम अच्छे से आ गया है। बाकी अब हम क्या है इसको कंप्रेसर जो है ऑन करके इसको सप्लाई देकर उसके बाद जो है हम बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ से एयर आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो है कंप्रेसर ऑन हो गया। बाकी इसका प्रेशर आपको दिखाते हैं, हमने होल्ड करके रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम प्रेशर भर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी आप कंप्रेसर नया जब इंस्टॉल करें उससे पहले आपको क्या करना है, इसको चेक कर लेना है, जिससे कि अगर आप सब सोल्डिंग कर देंगे उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब आप कंप्रेसर लगाएं उससे पहले ही आपको कंप्रेसर को चेक कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है न्यू कंप्रेसर भी ख़राब निकल जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना। तो अभी क्या हम यहाँ पे इसका जो ड्रेयर है, ड्रेयर लगा के कैपलेट ट्यूब लगा के उसके बाद सेक्शन से 1-2 फ्लैश करेंगे और उसके बाद वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करके दिखाते हैं। जब कंडेंसर में आप जो है इसे ड्रेयर लगाएंगे, ड्रेयर से पहले क्या है आपको एक टुकड़ा लेना है क्वार्टर का, ठीक है, इसमें अटैच कर देना है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब जो लोहे का होता है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से लगा देंगे, ये जो क्वार्टर का टुकड़ा है, उसके बाद जो है इसमें ड्रेयर लगाएंगे तो लीकेज के चांसेस बहुत ना के बराबर रहते हैं। और अच्छे से आपको सोल्डिंग करना है तो जाहिर सी बात है लीकेज नहीं होगी। तो कभी भी अगर आपको ड्रेयर लगाना है तो उससे पहले क्या आपको क्वार्टर का एक टुकड़ा लेना है, पहले उसमें अटैच करना है, उसके बाद जो है ड्रेयर लगाना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप सोल्डिंग करेंगे तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे पाइप को, और उसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको जो फ्लेक्स है उसको लेना है, तभी इसका अच्छे से सोल्डिंग होगी। तो फ्लेक्स आप ज़रूर ले लें। उसके बाद बेल्डिंग जो है अच्छे से बेंड कर दें, जिससे कि आपका जो प्रॉपर एकदम सोल्डिंग होना चाहिए। तो ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स लेना है आप, और उसके बाद जो है आप इस तरीके से इसमें लगाएंगे तो आपका जो टाँका है अच्छे से आएगा।
तो ये आप देख रहे हैं एकदम टाका अच्छे से आ गया। बाकी इसमें जो है इसमें आपको फ्लेक्स नहीं लेना, क्योंकि ये कॉपर टू कॉपर मतलब जो है सोल्डिंग करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है पाइप को आपको हीट करना है, ड्रायर को ज़्यादा हीट नहीं करना है, वरना ड्रायर फटने के चांसेस रहते हैं। मतलब ड्रायर जो है बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, तो इसलिए जो है उसमें होल होने के चांसेस रहते हैं। बाकी कम हीट पे आपको इसको सोल्ड करना है जब ड्रायर आप सोल्ड करेंगे तब। बाकी इसकी जो नुकें हैं बहुत आपको ध्यान से देख लेना है, दोनों साइड बहुत अच्छे से इसको सोल्ड कर देना है, जिससे कि बाद में लीकेज का दिक्कत नहीं हो। जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं फिलहाल वो तो अच्छे से एकदम प्रॉपर सोल्डिंग करते हैं। जो न्यू टेक्नीशियन है उनके लिए है ये कि आप अच्छे से इसको सोल्ड कर दें। कैबल ट्यूब ज़्यादा हीट नहीं करना है, क्योंकि वरना टूटने के चांसेस रहते हैं। और एक ही बार में आपको इसमें जो इसका ड्रायर है उसमें मटेरियल डाल देना है, जिससे कि एक ही बार में आ जाएगा। ध्यान रखना है कैबल ट्यूब बहुत ना के बराबर हीट करनी है। तो इस तरीके से आपको कर देना है और ये टाका आ गया। तो ये देख रहे हैं आप, देख एकदम प्रॉपर इसका सोल्ड हो गया कैपली का। तो इसी तरीके से एक ही बार में कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है कंप्रेसर ऑन करके और उसके बाद जो है सारे टाँके चेक कर लेना है कि एकदम अच्छे से ये जो है सोल्ड हुए हैं नहीं। यहाँ से प्रेशर होल्ड करना है। और एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी, यहाँ तक प्रेशर आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ तक प्रेशर नहीं आता तो जाहिर सी बात है आपका कहीं ना कहीं पाइप जो है ब्लॉकेज है, आपकी कैबल ट्यूब ब्लॉक है या फिर यहाँ से ब्लॉक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इसका कंप्रेसर जो है वो ऑन हो गया। और बाकी जो है इसकी लीकेज जो है, लीकेज भी आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। वरना आप चाहें तो बाद में एयर प्रेशर भी डाल सकते हैं। वैसे एयर प्रेशर ज़्यादा बेटर है कि आप गैस से या इस तरीके से आप चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको वैक्यूम कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं प्रेशर एकदम भर के आ रहा है। सारे जो सोल्डिंग करी वो देखें अच्छे से, कहीं पे लीक भी नहीं। और अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं आता सक्शन वाली पाइप पे, तो यहाँ पे कैपली ट्यूब आपकी ब्लॉक हो सकती थी, यहाँ से ड्रायर ब्लॉक हो सकता था। इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर नहीं आता। तो यहाँ सब कुछ ठीक है। अभी क्या हमें सक्शन को सोल्डिंग करना है, उसके बाद जो है वैक्यूम करके और जो है गैस चार्जिंग करके दिखाते हैं। तो ये सक्शन वाला पाइप है, हमने इसको अच्छे से रेगमाल से साफ़ कर लिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपके पाइप हैं आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर ये टच होंगे तो जाहिर सी बात है लीक होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत वाइब्रेशन रहती है नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज जब बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कंप्रेसर होता है 220 वोल्ट पे चलता है। हालांकि वो जो इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर होते हैं तो वो जो होता है DC AC बोर्ड पे रन करता है। तो उसका भी पाइप टच नहीं होना चाहिए, चाहे आपका इसका हो, इसका भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन से क्या होता है लीकेज के चांसेस रहते हैं। तो ये सोल्डिंग करके उसके बाद जो है वैक्यूम करके उसके बाद गैस चार्जिंग करके आपको दिखाता हूँ। R134 में रेफ्रिजरेंट है, उसका रनिंग और स्टैंडिंग दोनों प्रेशर भी मैं आपको बता दूँगा कितने आपको रखना है। तो ये जो है सोल्ड हो गया अच्छे से। बाकी जो है अगर थोड़ा बहुत मटेरियल रह जाता है ज़्यादा, तो आप क्या करें, उसमें थोड़ा सा और हीट दे दें, इससे कि वो मटेरियल जो है उसका मतलब जो वेल्डिंग रोड है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर क्या होगा, उससे आपका जो टाँका होगा बहुत अच्छे से आ जाएगा, मतलब फिनिशिंग एकदम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सारे सोल्डिंग करना है। अब जो है मैं आपको वैक्यूम करके और इसमें गैस चार्ज करके दिखाता हूँ। तो इसका जो है प्रोटेक्शन कवर आपको बहुत ध्यान से लगा देना है। इसके जो लॉक होते हैं 2 लॉक बैठाल के ऊपर से, इसके बाद ये प्रोटेक्शन कवर लग जाता है। उसके बाद एक स्क्रू टाइट कर देना है, क्योंकि इसलिए सेफ्टी के पर्पज से होता है, पानी वगैरह ना जाए, स्पार्किंग वगैरह ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन कवर लगाते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो लीड होती है मेन लीड, यहाँ पे भी आपको स्क्रू लगा देना है। ऐसा नहीं हो कि अगर कोई बंदा इसको एकदम खींच देता है तो ऐसा होता है कि वायर वगैरह छूट जाते हैं, मतलब वायर वगैरह कट जाते हैं, ये दिक्कत आती है। तो इसको आप जब ये लगा देंगे तो आपका सेफ रहेगा कि आपकी जो लीड है उतनी ही जाएगी। अब बात करते हैं इसके गैस की। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर है इसमें जो रेफ्रिजरेंट है R134 है। तो R134 का ये कैन है, यहाँ पे R134 है। R134 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो आपका 85 से 95 PSI रहता है स्टैंडिंग, और रनिंग प्रेशर रहता है वो 12 से 15 PSI रहता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे वैक्यूम करके स्टैंडिंग में जो गैस हम रिलीज़ करेंगे तो कम से कम 50 PSI स्टैंडिंग में इसको छोड़ देंगे, फिर रनिंग में हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हमने मतलब इसको जो है वैक्यूम कर लिया। अब जो है ये वाली जो लाइन है आप ध्यान रखें, ये वाली लाइन यहाँ से जब गैस निकालेंगे तो यहाँ से हल्की सी इसकी गैस हमको निकाल देना है, जिससे कि इस चार्जिंग लाइन में जो भी एयर वो सारी निकल जाए। तो इस तरीके से आपको सिलेंडर जो है ओपन करना है। सिलेंडर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एयर है वो निकल गई, और उसके बाद इसको टाइट कर देना है। अब जो है स्टैंडिंग में आपको गैस को रिलीज़ करना है कम से कम 50 PSI।
और जब आप इसको वैक्यूम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कम से कम 15 मिनट आप होल्ड रख करें, जिससे कि अगर लीक हो तो वैक्यूम की जो सुई है वो ऊपर चली जाए, तो उससे क्लियर हो जाएगी कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ का लीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इसको स्टैंडिंग प्रेशर समथिंग 50 PSI छोड़ दिया है, 40-45 PSI है। यहाँ पे थोड़ी गेज जो है डस्ट है, बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई, तो इसीलिए क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल इसकी जो है आप देखेंगे, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है 50 PSI है। बाकी इसका जो है कंप्रेसर हम ऑन करते हैं और उसके बाद इसको रनिंग में गैस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं समथिंग 45 PSI स्टैंडिंग में गैस हमने रिलीज़ कर दी है। उसके बाद जो है आप एक बार फिर भी यहाँ पे जो है लीकेज चेक कर लें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका टाँका ऐसा होता है कभी कभी अगर माइनर भी लीक है तो दिक्कत आ जाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं। सारे टाँके आपको अच्छे से चेक कर लेना है, सर्फ ले लें, फोम ले लें और पानी ले लें। उससे क्या होगा, अगर लीक होगा तो आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। इस तरीके से आपको काम करना है। इस तरीके से ये जो है इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर बना सकते हैं। मेन खेल जो होता है वायरिंग का होता है, जो मैंने आपको बताई वो आपने समझ ली हुई अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको जो है हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सुई जो है माइनस में आना स्टार्ट हो गई। अभी जो है हमें पहले देख लेना है कि सुई कहाँ तक आ रही है, उसके बाद जो है हमें गैस को दोबारा चार्ज करना है, मतलब गैस फिर इसमें छोड़नी है। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरो से ये जो जीरो के पास आ गई है सुई। तो अभी हमें इसमें थोड़ी सी गैस और चार्ज करनी है, जिससे कि इसका जो रनिंग प्रेशर है वो इसका 12 से 15 PSI तक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप रनिंग प्रेशर, इस तरीके से आपको गैस को रिलीज़ करना है और उसके बाद बंद कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको गैस चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप गैस चार्ज कर दें, बहुत ज़्यादा आप गैस चार्ज कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर इसका जो है ट्रिप होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कंप्रेसर जब गैस जब ओवर हो जाएगी तो कंप्रेसर जो है ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। ये मतलब दिक्कत होगी तुरंत ही, ये चीज़ आप फील कर सकते हैं खुद ही। तो कभी भी गैस चार्ज करें तो ऐसा ऐसा गैस को चार्ज करना है। और उसके बाद जो इसका रनिंग प्रेशर है मैं आपको दिखाता हूँ। समथिंग इसका जो रनिंग प्रेशर है 8-9 PSI हो गया है। तो हमें 12 से 13 PSI करना है। बट उससे पहले क्या है, हमें थोड़ी देर 5 मिनट तक इसको देख लेना है रनिंग में कि ये कहाँ तक सुई जा रही है। और उसके बाद जो है कंडेंसर आप हीट मतलब टच करके देख सकते हैं। ये कंडेंसर जो है हीट होना लगा और इसकी जो लाइन है वो काफ़ी गर्म होना स्टार्ट हो गई है। तो जब ये गैस जो है सर्कुलेट हो जाएगी 5-10 मिनट तक, उसके बाद जो इसका रनिंग प्रेशर है वो एकदम प्रॉपर आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके जो एम्पेयर है, एम्पेयर भी आपको नोट कर लेना है कि इसका जो किलोमीटर लगा के आप देख सकते हैं, मतलब 0.8 एम्पेयर ले रहा है, मतलब 1 एम्पेयर भी नहीं ले रहा है। हालांकि 1 एम्पेयर से कम इसे लेना चाहिए, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो यहाँ पे जो है 0.8 ले रहा है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्चार्ज मतलब लाइन है एकदम हीट हो रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका मैं आपको रनिंग प्रेशर भी दिखाता हूँ। तो इसका जो रनिंग प्रेशर है वो 12 से 15 PSI समथिंग हो गया है। और इसका जो डिस्चार्ज वाली जो लाइन है वो भी, कंडेंसर भी हीट हो गया काफ़ी। और बाकी मैं आगे से आपको दिखाता हूँ कि इसका जो फ्रीज़र है वो चिल्ड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसका जो फ्रीज़र है वो भी एकदम अच्छे से चिल्ड हो रहा है, मतलब ऊपर का जो है अच्छे से चिल्ड हो गया, मतलब हल्की नमी आना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।